होगा हिस्टोरिकासिस। ठीक है, चलिए अब आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हेलमिंथीज डिजीज। ठीक है, हेलमिंथीज से होने वाले डिजीज, और इसमें आपको पढ़ना है दो डिजीज मेनली, एक है स्केरियसिस और दूसरा है फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है कि हेलमिंथीज, जब आपको एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको ये फाइलम पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए स्कैरिस की बात करते हैं, आपको नाम मिल जाएगा स्कैरिस। कॉमन राउंड वर्म कहते हैं, क्या कहते हैं, राउंड वर्म की बॉडी जो होती है कैसी होती है, वो राउंडेड होती है, तो इन्हें हम कहते हैं क्या है, कॉमन राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। एंड वाउचेरिया, तो दो है मेरे पास, एक का नाम है स्कैरिस जिसे हम जनरली कहते हैं क्या है, कॉमन राउंड वर्म कहते हैं, और दूसरा है मेरे पास एनिमल जिसका नाम क्या है, वाउचेरिया, इसे कहते हैं क्या है, हम फाइलेरियल वर्म कहते हैं। ये फाइलेरिया काज करता है, आपने नाम सुना होगा फाइलेरिया का। ठीक है, देखा भी होगा, किसी किसी के पाँव बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं ना, गाँव में कहते हैं कि हाथी पाँव हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पर दो मेरे पास है, एक है स्कैरिस जो कॉमन राउंड वर्म कहलाता है, दूसरा देखो बात आपको सिर्फ सुननी है बस, हाँ जहाँ मैं बोलूँ आपको अंडरलाइन करना है, सुनते रहना है बस। स्कैरियसिस, स्कैरिस का नाम कॉमन राउंड वर्म, ठीक है। दूसरा वाउचेरिया जिसे कहते हैं क्या है हम, फाइलेरियल वर्म, आर सम ऑफ द हेलमिंथीज व्हिच इज नोन एज टू बी पैथोजेनिक टू द मैंस। ये दो ऐसे हेलमिंथीज हैं जो मैन के अंदर डिजीज काज करते हैं। मुझे कोई बताएगा कि पैथोजेन का मतलब क्या होता है, पैथोजेन कोई मुझे बताएगा पैथोजेन की डिफिनीशन, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, तो मेरे पास हेलमिंथीज में कौन कौन से हैं जो मैन के अंदर डिजीज काज करते हैं, दो। देखो मैन की मैं बात कर रहा हूँ मेनली, कौन कौन सा, पहला स्कैरिस, दूसरा कौन सा, वाउचेरिया। ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। पहली डिजीज का नाम क्या है, स्कैरियसिस। तो नाम में छुपा हुआ है, स्कैरियसिस किससे होगा, स्कैरिस से होगा। आर द इंटेस्टाइनल पैरासाइट, कहाँ रहता है ये, इंटेस्टाइन में रहता है, तो आप अंडरलाइन करें इंटेस्टाइनल पैरासाइट काजेस द स्कैरियसिस। तो कोई भी आपसे पूछे कि बताओ स्कैरियसिस जो बीमारी होती है वो किससे होती है, आप बताएंगे स्कैरिस से होती है। किससे होती है, स्कैरिस से होती है। और स्कैरिस रहता कहां पर है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है, इंटेस्टाइन में रहता है। अब बात आती है सिम्टम्स की, कौन कौन से सिम्टम्स है। पहला सिम्टम्स इंटरनल ब्लीडिंग, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है इसके, इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है, मस्कुलर पेन होगा, इसके अलावा फीवर, कॉमन सी बातें हैं, फीवर। नेक्स्ट है एनीमिया, एनीमिया का मतलब लॉस ऑफ ब्लड, लॉस ऑफ हीमोग्लोबिन, कमी होती है, लॉस थोड़ा ना होता है, करेक्ट, कमी होगी तभी तो लॉस होगा। लॉस, लॉस ब्लड का मतलब लॉस ऐसे बह रहा है नहीं यार, हीमोग्लोबिन क्या हो जाता है, जितना होना चाहिए उसे कम, नॉर्मली कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ऑफ द ब्लड। अगर इससे कम है तब मैं कहूंगा क्या हो रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, और हीमोग्लोबिन की कमी होना कहलाता क्या है, एनीमिया कहलाता है। ठीक है, इसलिए जब किसी को एनीमिया होता है तो डॉक्टर जो तो वो आयरन की गोली देता है, आयरन की गोली देता है, और आयरन कहाँ प्रेजेंट होता है आपको पता है, हीमोग्लोबिन के अंदर होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज, इंटेस्टाइन में रहेंगे तो इंटेस्टाइन के जो पैसेज उसे ब्लॉक कर देते हैं। इसका जो सिम्टम्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सिम्टम्स कि देखो बिल्कुल हटकर, पहले जितने भी आपने पढ़े उसे बिल्कुल हटकर सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा है, इंटरनल ब्लीडिंग होता है, दूसरा क्या होता है, मस्कुलर पेन, फीवर, एनीमिया एंड द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। इंटेस्टाइन जो होती है वो ब्लॉक कर जाती है। इतना क्लियर हो गया, चलिए नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। पैरासाइट कैसे फैलेगा, करेंगे एग ऑफ द पैरासाइट्स आर एक्सक्रीटेड अलोंग विद द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्संस व्हिच कंटामिनेट द सॉइल्स, वाटर एंड द प्लांट्स। देखो क्या ये है, मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्संस है, इन्फेक्टेड पर्संस का जो भी वेस्ट मटेरियल होगा, यहाँ पे लिखा क्या, फीसेस, वेस्ट मटेरियल, इसमें इस फीसेस के अंदर देखो अगर ये इन्फेक्टेड पर्सन है तो इस इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर क्या है, स्कैरिस प्रेजेंट है या नहीं है, अरे है,
इस स्कैरिस का जो एग होता है वो इस इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस के साथ में बाहर आता है, इन्फेक्टेड पर्सन के बॉडी से बाहर। तो मैं कह सकता हूं कि इस फीसेस के अंदर क्या है, एग है। किसके एग है? ये स्कैरिस के एग है। और अगर मान लेते हैं ये फीसेस किसी पानी के अंदर चला गया, जैसे सीवेज के वाटर के अंदर, और वो भी वाटर क्या हो रहा है, आपके खेत में जा रहा है, या हो सकता है कि वही सीवेज ट्रीटमेंट करने के बाद में फिर से दोबारा आपके घर में आ रहा है, और कोई अगर पी लेता है उसमें अगर ये एग होगा वो दूसरे इंसान तक पहुंच सकता है, यानी दूसरे इंसान को बीमार कर सकता है। तो यहाँ पे जो है एग है, किसका एग है? ये स्कैरिस का एग है, जो इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी से उसके फीसेस के साथ में आएगा। और अगर ये फीसेस किसी सॉइल के साथ में, वाटर के साथ में या प्लांट के साथ में कंटेमिनेट करेगा, और ये ऐसा सॉइल या वाटर या प्लांट कोई ऐसा उपयोग करेगा, तो उसके अंदर भी ये एग जा सकता है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि स्कैरिस का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कैसे फैलता है, तो आप बताइए कंटामिनेशन से। किससे कंटामिनेशन से? वाटर के कंटामिनेशन से, दूसरा सॉइल के कंटामिनेशन से, और तीसरा क्या होता है? प्लांट के कंटामिनेशन से। अब देखो क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा प्लांट से कैसे फैलेगा ये। जैसे मान लेते हैं मोस्टली जो गांव में लोग होते हैं खेत में जाते हैं खास करके मूली गाजर खाने के लिए, मूली है, गाजर है, या कोई शलजम है, इस टाइप में जो सब्जियां होती हैं या जो फ्रूट फ्रूट होते हैं, तो लोग गांव वाले करते क्या, अपने खेत में थोड़ा जाते हैं, दूसरे खेत में जाते हैं। अगर मूली लगी है, गाजर लगी है, क्या करेंगे? मेड़ जानते हो, मेड़ पे चल रहे होते हैं, एक कदम रखते हैं उसके खेत में, निकाल लेते हैं, निकाल के जो रख लेते हैं जेब में। रखने के बाद में से धोते थोड़ा ना है, तुरंत खाना स्टार्ट कर देते हैं। उस वक्त उसमें क्या लगा रहता है? सॉइल भी है, लगा है ना। तो अगर मान लेते हैं गलती से उसका एग जो है इस गाजर के ऊपर पड़ा हुआ है स्कैरिस का, तो जो भी चुरा के खा रहा है उसकी बॉडी तक ये जा सकता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, बल्कि आप समझ सकते हो कि जो स्कैरिस का इन्फेक्शन होता है वो दूसरे पर्सन तक कंटामिनेशन से होता है, और कंटामिनेशन में क्या होता है? सॉइल, वाटर और प्लांट तक हो सकता है। ठीक है, इतनी बातें ये हो गई किसकी बात? स्कैरिस की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अ हेल्दी पर्सन से एक्वायर दिस इन्फेक्शंस थ्रू द कंटामिनेशन। कौन सा कंटामिनेशन? वाटर हो गया, वेजिटेबल हो गया जो चुरा के खाएंगे आप, दूसरा होगा कौन सा? फ्रूट हो गया। जैसे मान लो आम का ही पेड़ है ना, बाग लगी हुई है, आम का पेड़ है, आम जिसका बाग होता है उसको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जिसके पास बाग नहीं होता है, अगर आम कहीं गिरा होता है तो वो इतना दिमाग जरूर लगाता है कैसे मुझे इसे उठा के खाना है ना। तो करेगा क्या? मान लेते कोई पर्सन बीमार था बेचारा, और वो बाहर चला गया, बाहर गया, शौचालय में नहीं गया, बाहर चला गया है, और उसके फीसेस का में एक आ गया, और जहां पर आम गिरा उसके ऊपर ही गिरा। होता है, जनरल सी बात है ये। मान लो आम गिर गया है, जब आम गिरा था तब उस वक्त ताजा ताजा था वो, उसके बाद में क्या होगा? सूख गया। जो भी गया दूसरा आम को देखा, वो तो देख रहा है ना कि आम गिरा हुआ अच्छा लग रहा है, वो क्या करेगा? उठाएगा, तुरंत खाना स्टार्ट करेगा। कौन धुलेगा उसे? होता है, जनरल सी बातें हैं। बहुत गौर से ना देखो, मुझे तुम्हें लग रहा है कि ये सब नॉर्मल बातें नहीं, लेकिन गाँव में सब नॉर्मल बातें होती हैं। बस वो हाइजीन की बात होती है। करते क्या, वो आम उठाते हैं, 2 बार इधर तो हाथ मारते हैं, इधर पोंछते हैं, खत्म हो गया, उसके बाद दोबारा खाकर खत्म। बाद में पता चलता है कहाँ गिरा था वो, तो ना आगे बात है जब उन्हें हो जाएगा तब। मेन बात है इस कैरिस का एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जो फैलना होता है वो होता है किसी तरह कंटामिनेशन विद द वाटर, वेजिटेबल एंड द। अच्छा, कितने लोग हैं गाँव में जो आम इस टाइप खाए हैं? अरे ये नहीं कह रहे मैं इसे गिरा हुआ तो उसके खाए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब कि बाग से आप गुजर रहे थे, आम गिरा, तुरंत आप क्या किए? दौड़ के ले लिए। ये मेनली आम के केस में होता है, तोड़ के खाया। आम के केस में होता है कितना भी आपके घर में आम रखा हो, लेकिन अगर कोई आम आपके सामने गिर गया तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि हम उठा के खा लें, होती है ये। अब लोग कहेंगे हम तो शहर में रहते हैं, हम तो खरीद खाते, कोई बात तो नहीं है यार, तुम एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, गांव वाले सारे एंजॉय करते हैं। अगर हल्की भी हवा चल जाती है, गांव से जो गांव वाले होते हैं वो घर से भाग जाते हैं, कहाँ जाएंगे? बाग में। क्यों? आम बिनना है ना, गिरेगा तोड़ उठा खा लेंगे। तोड़ के कितना भी घर में रखा हो, लेकिन मजा तो उसी में आता है ना जब गिरे सामने आपके, उसके बाद उठा के दोबारा खा लो। और उसमें भी ज्यादा मजा आता तब जब बिना धोए खाओ। तब कौन जाएगा पानी लेके आएगा तो धुलेगा नहीं, जो है तो है। अगर पानी अवेलेबल है धुल लेंगे, नहीं तो कौन धुलेगा बार बार? आज एक आम यहाँ गिरा है, 2 आम वहाँ गिरा है, कौन जाएगा धुलने के लिए इकट्ठा? यहाँ गिरा है, वहां तक पहुंचेगा तब तक ये खत्म हो जाएगा, वो पाएंगे उसे खा लेंगे ना। ये सब चीजें चलती रहती है, गाँव की ये सब बातें हैं फिलहाल। लेकिन देखो अब क्या, पहले बीमारी बहुत होती थी ये सब चीजें, अब क्या है बहुत ज्यादा रुक चुकी है, क्योंकि हर घर में क्या है? शौचालय, इज्जत घर बना हुआ है। तो अब लोग बाहर नहीं जा रहे बल्कि अंदर ही है। इसलिए इस टाइप की जो बीमारियां हुई खास करके वो जो फीसल मैटर से फैलती है, जैसे कि देखा जाए तो स्कैरियसिस, ठीक है, उसके बाद अमीबियासिस। अमीबियासिस भी पहले बहुत फैलती थी,
अब क्या है, थोड़ा सा रुकी हुई है, वो केवल बच्चों तक ही रुक गई है, बड़ों तक नहीं आती है। वो केस क्या हुआ, क्योंकि अब कंटेमिनेशन थोड़ा सा क्या हुआ है, रुक गया है, ज़्यादा कंटेमिनेशन बाहर नहीं हो पाता है, इसलिए बहुत सारी बीमारियां अब रोकथाम में आ चुकी है। तो लेकिन बात वही है, अगर आपको स्वच्छता रखनी है, मतलब साफ सफाई रखनी है अपनी पर्सनल, साथ साथ में अपने कम्युनिटी की, तो कोई भी चीज़ हो आप बिना धोए उसे ना खाइए। वैसे भी चीज़ें आजकल जो अवेलेबल हैं आपके मार्केट में, वो सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बिना धोए तो बिल्कुल खाना ही नहीं चाहिए, कोई भी सब्जी क्यों ना हो। शहर में जितनी भी सब्जी आ रही हैं वो वहाँ से आ रही हैं जो कि गंदे नाले के पानी से ही उगती हैं। मूली हुआ, पालक हुआ, गाजर हुआ, इस टाइप की जितनी भी सब्जी आ रही है वो सब कहाँ से आ रही हैं, वो नाले किनारे से ही आ रही हैं। वो सारी चीज़ें ना नदी किनारे के पानी से आ रही हैं, तो आपको बिना धुले नहीं खाना चाहिए। दूसरी बात क्या है, आपको लगता है कि ये हरी हरी सब्जियां हैं, लेकिन वो जिस पानी में धुली गई, अगर आप उसे देख लोगे शायद तो आप नहीं खाओगे उसे फिलहाल। तो गंदगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए कुछ भी चीज़ उपयोग करने से पहले आप उसे धुलना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप हर एक टाइप की बीमारी से बचे रहो। तो आपको क्या करना है, इस टाइप कुछ नहीं याद करने का, बस इतना याद रखना है कि कौन सी बीमारी है, किससे होती है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे फैलती है। फिलहाल ये बताइए मुझे कि स्कैरियोसिस नाम की बीमारी किससे होगी, किससे होगी, स्कैरियोसिस से होगी। कहाँ रहता है ये, इंटेस्टाइन में रहता है। सिम्टम्स बताओ, इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर पेन, इसके बाद फीवर, उसके बाद क्या आपके पास एनीमिया एंड द ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज। ये हो गया सिम्टम्स। इसके अलावा फैलता कैसे है ये, एक इंसान से दूसरे इंसान, करेक्ट, कंटामिनेशन से फैलेगा। और अच्छा, कंटामिनेशन क्या होता है, जैसे मान लेते मैंने कहा कि ये पानी है, ये पानी था, यहाँ पर ये प्योर पानी था, अभी एकदम स्वच्छ पानी था, ठीक है, प्योर है। अब मान लें यहाँ पे फीसल मैटर आके मिल गया, अब क्या हो गया ये, अब ये जो पानी है ये कैसा हो गया, इम्प्योर हो गया ना, कंटामिनेशन, यानी इसमें क्या हो गई, इसमें मिलावट हो गई। कंटामिनेशन मतलब मिलावट हो गई। किसकी मिलावट हो गई, यहाँ पर कुछ गलत चीज है जो इम्प्योर था, उसकी क्या हो गई है, मिलावट हो गई। पहले पानी प्योर था, अब कैसा हो गया, ये इम्प्योर हो गया, कंटामिनेटेड हो गया। पहले जो इसमें नहीं था वो अब इसमें आकर के मिल गया, मतलब मिलावट। कंटामिनेशन मतलब मिलावट, ठीक है। किसके किसके थ्रू पड़ लेगा ये, वाटर, वेजिटेबल और फ्रूट। क्या है नेक्स्ट बीमारी, नाम है इसका एलिफेंटियासिस। क्या नाम है, एलिफेंटियासिस। होता किससे है ये, बोलो बोलो, किससे होगा ये, वाउचेरिया। दो है मेरे पास, एक है वाउचेरिया वैनक्रॉफ्टाई, दूसरा है वाउचेरिया एलाई। क्लियर है। इसे कहते हैं क्या है, हम फाइलेरियल वर्म भी कहते हैं। तो आप वाउचेरिया बोल लीजिए चाहे फाइलेरियल वर्म बोल लीजिए, बात दोनों क्या है, सेम टू सेम, काम नाम है इसका। क्या होता है एलिफेंटियासिस में, आर द स्लोइंग डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच द दे लिव फॉर द मैनी ईयर। कह रहे हैं कि एलिफेंटियासिस में होता क्या है कि ऑर्गन जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, फूलने लगते हैं। ऑर्गन जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या करने लगते हैं, फूलने लगते हैं। और वो क्यों फूलने लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर ही क्या रहता है, ये वाउचेरिया जो होता है उसी ऑर्गन के अंदर रहता है। मेनली कौन सा ऑर्गन होता है ये, कह रहे हैं कि दे लिव फॉर द मैनी ईयर, बहुत सारे साल तक रहता है। यूजली द लिम्फेटिक वेसल ऑफ द लोअर लिम्स, यानी जो ऑर्गन मेनली अफेक्टेड होता है वो होता है लिम्फेटिक वेसल। कभी आपने इसका नाम सुना था, लिम्फेटिक वेसल्स? जब आप लिम्फ पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा होगा कि लिम्फ को कलेक्ट करने के लिए जो पाइप होती है, सिस्टम, उसका नाम होता है लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। उसके अंदर जो वेसल्स, उसका नाम क्या है, लिम्फेटिक वेसल। और खास करके कहाँ के लिम्फेटिक वेसल्स, लोअर लिम्स की जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है उसी के अंदर ये आपका वाउचेरिया रहता है, बहुत सारे साल तक रहता है और डिजीज काज करता है। इसलिए जिसको भी आपने देखा होगा मेनली इसके जो पांव होते हैं वही क्या होते हैं, फूले हुए होते हैं, लगता है पूरा एकदम क्या हो चुका है, एकदम पूरी डिफॉर्मिटीज हो जाती है। यहाँ पर जो दिखाया गया है तो कुछ ज्यादा ही दिखा दिया गया है। अगर स्टार्टिंग है तो हल्का फुल्का लगता है, सूजन आई है, कुछ दिन बाद क्या होता है, सूजन बढ़ती जाती है, धीरे 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 आपको कुछ इस फॉर्म में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत खतरनाक प्रोसेस है ये। देखिए तो पैर बहुत ही अलग टाइप का दिखने लगता है। तो बीमारी ये जो है होती तो बहुत स्लो होती है, धीरे धीरे होती है, लेकिन जब अपना पूरा रूप ले लेगी तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपने देखा होगा, गांव में सुना होगा कि सरकार जो होती है ना वो घर घर पे दवा भिजाती है ना, कहते हैं कि ये किसकी है, फाइलेरिया की दवा है, आप इसे खा लीजिए। जिसको नहीं हुई है, जिसको हो गया है उसको दवा नहीं मिलती है, जिसको नहीं हुआ है उसको दवा मिलती है, ताकि आगे प्रोटेक्शन रहे, दूसरे तक ये ना फैल पाए।
इतना क्लियर है? तो बताइए सबसे पहले एलिफेंटियासिस किससे होता है? वाउचेरिया से होता है, या इसे कहते हैं क्या है हम? फाइलेरियल वर्म कहते हैं। जिस भी ऑर्गन में ये वाउचेरिया रहेगा उसमें वो इन्फ्लामेशन काज करेगा, स्वेलिंग आएगी, और मेनली कौन सा ऑर्गन होता है? लोअर लिम्स होता है, और लोअर लिम्स के लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर रहता है। एंड द डिजीज इज कॉल्ड द एलिफेंटियासिस, या इसी दूसरा नाम होता है फाइलेरियसिस भी कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? एलिफेंटियासिस कहेंगे जिसे गांव में लोग कहते हैं कि ये हाथी पांव हो गया है, या इसे कहते हैं क्या है हम? फाइलेरियसिस भी कहते हैं। किसी कोई दिक्कत यहां तक? ये फिगर आपके सामने बना हुआ है, बिकॉज़ डायग्राम शोइंग द इन्फ्लेमेशन इन द वन ऑफ द लोअर लिम्स ड्यू टू द एलिफेंटियासिस। इन्हें एलिफेंटियासिस हो चुका है, जिसकी वजह से इनके लोअर लिम्स में क्या हो गई है? इन्फ्लेमेशन हो चुकी है। इतना क्लियर है? ये होता तो इससे है, लेकिन फैलता किससे है? फैलता है ये मच्छर से, मॉस्किटो से। किससे फैलता है ये? मॉस्किटो से फैलता है। होता किससे है बताओ? वाउचेरिया से। आगे नेक्स्ट, द जेनिटल ऑर्गन आल्सो ऑफन अफेक्टेड रिजल्टिंग इन द ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। कह रहे हैं कि अगर किसी को भी क्या हो जाएगा? एलिफेंटियासिस हो जाएगा तो जेनिटल ऑर्गन भी क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, और उसमें क्या जाती है? डिफॉर्मिटीज जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड बाय, इंपॉर्टेंट चीज है, पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो आप अंडरलाइन करें यहां पर कि जो एलिफेंटियासिस होती है ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती, किसके द्वारा हो? मॉस्किटो के। किसके थ्रू? मॉस्किटो के थ्रू। तो हाँ ठीक है भाई, फीमेल मॉस्किटो ही, क्योंकि खून चूसने के लिए केवल फीमेल मॉस्किटो ही आती है। अब तुम ज्यादा कुछ ना सोचो, बात ये है कि जो देखो अपने ऊपर किसी को नहीं लेना है, बात यहाँ पर ये है कि बस अब नेचर ही ऐसा बना हुआ है, जो फीमेल मॉस्किटो है यही क्या करती है? ब्लड लेती है, क्योंकि उसे रिप्रोडक्शन करके नंबर बढ़ाना होता है, इसलिए वो ब्लड चाहिए होता है। और जो मेल होते हैं वो कहीं और होते हैं, फूलों के पास होते हैं, वो अलग बात है। लेकिन फीमेल मॉस्किटो थ्रू क्या होता है? जितनी भी बीमारियां फैल रही है लगभग किससे फैल रही है? वो फीमेल मॉस्किटो। कहीं पर आपने पढ़ा होगा एनोफिलीज के थ्रू, तो कहीं पर आपने पढ़ा होगा क्यूलिस के थ्रू, कहीं पर एडीज के थ्रू, डेंगू, चिकनगुनिया पढ़ा था ना आपने। चलो यहाँ पर आप अंडरलाइन करो, सबसे पहले जरूरी चीज क्या है आपके पास कि एलिफेंटियासिस किससे होता है? बोलो बोलो। ट्रांसमिटेड एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक किसकी तरफ फैलता है? ये मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो वेक्टर। तो वेक्टर कौन हो गया इसका? मॉस्किटो। जैसे आपने मलेरिया में पढ़ा था, वेक्टर प्लस होस्ट भी था वहां पर, कौन? मॉस्किटो था, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, अरे बोलो भाई। चलिए क्वेश्चन करिए आप। या तो वो पाइप लगा के वो सक्शन पंप लगा होगा, क्वेश्चन करिए आप। वाइब्रेशन होता है। अरे देखो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द अमीबियासिस काज्ड बाय द, क्या कर रहे हैं? एंड देखो पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे फिर से एक बार रिवाइज होगा पूरा टॉपिक। किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कहाँ होता है ये? लार्ज इंटेस्टाइन। क्या स्टेटमेंट सही? सही है। अगला, हाउस फ्लाई क्या होता है इसका? मैकेनिकल वेक्टर कैरियर। अरे ले जाने वाला कौन होता है? कैरियर, हाउस फ्लाई। कैरियर ऑफ द पैरासाइट फ्रॉम द फीसेस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड द फूड प्रोडक्ट। सही बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर एंड द फूड कंटामिनेटेड बाय द फीसल मैटर्स आर द मेन सोर्स ऑफ द इन्फेक्शंस। ये भी सही है। ठीक है, अगर वाटर और फूड क्या हो गया? कंटेमिनेट हो गया तो इससे हो जाएगा। अगला, सिम्टम्स क्या आता है इसमें? सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन आता है। अरे कॉन्स्टिपेशन होता है, हाँ। अगला क्या है? एब्डोमिनल पेन होता है एंड द क्रैम्प। सही बात है। स्टूल विद द एक्सेस म्यूकस एंड द ब्लड क्लॉट। क्लियर है। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, सस्टेनेबल हाई फीवर। क्या फीवर आता है? नहीं। सस्टेनेबल हाई फीवर कहां पे था? टाइफाइड के अंदर था, 39 से लेकर के 40 डिग्री सेल्सियस। वीकनेस, स्टमक पेन, हेडेक एंड द लॉस ऑफ एपेटाइट। गलत बात है ये। अगला, द मॉस्किटो इज आल्सो एक्ट एज द वेक्टर। नहीं, इसका नहीं है। मोर देन 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। अब करेक्ट क्वेश्चन कौन सा सही है? कौन सही है बताओ? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। मॉस्किटो इज आल्सो एक्ट एज द वेक्टर।
अमीबियासिस के लिए वेक्टर है? नहीं भाई। करें मोर देन 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट। ए वाला ना, 1 2 3 4, 4 सही है तो मोर देन 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करिए आप स्कैरिस के लिए। पूरा नाम लिख दिया गया बस। स्कैरिस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज व्हिच इज द इंटेस्टाइनल पैरासाइट। सही। अगला, पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मास्क्यूलेक्स मॉस्किटो वेक्टर। हाँ सही है, हाँ वेक्टर। अगला, पैथोजेंस काज अ स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन व्हिच दे लिव फॉर द मेनी ईयर। A persons acquired this infection through the contamination water, vegetable, fruit. सही है। Egg of the parasite are excreted along with the feces of the infected persons which contaminate the soil, water and the plant. सही है। Parasites also affect the genital organ resulting in the gross deformities. Symptoms of these diseases include the internal bleeding, muscular pain, fever, anemia, blockage of the intestine. सही नहीं, वही तो कह रहे हैं हम। कौन सा गलत है? ये गलत हो गया। और कौन सा गलत हुआ? हाँ 6 वाला किसका है सिम्टम्स? सॉरी जेनाइटल ऑर्गन। हाँ यार रुक जाओ। पैरासाइट आल्सो, हाँ ये नहीं होगा, ये गलत है। ये तो उसका है, वो ये का है, गलत हो गया। थर्ड भी नहीं होगा। कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 होंगे। ये गलत है। अरे फिर से देख लेते हैं। ये सही है, ये सही है, ये सही है पहला। अगला ये भी सही है, ये वाला ये भी सही है। इसके बाद फिर फर्स्ट कितने सही हो गए? 1 2 3 4। ये गलत है, ये कहाँ गया? क्यूलेक्स। थर्ड वाला भी गलत है। थर्ड वाला भी क्या है? कहाँ गलत हो जाएगा? हाँ पैथोजन काजेज द स्लोइंग डेवलपिंग, ये तो उसका है, एलिफेंटियासिस का है यार। अब कितने हो गए? 4। कौन कौन सा? पहला, उसके बाद फिर चौथा, इसके बाद ये और ये, तो टोटल कितने हो गए? 4 सही हो गए। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा है जो एलिफेंटियासिस का है? पहला बताओ। ये हो गया पैथोजन काजेज द स्लोइंग डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन्स इंक्लूडिंग देयर लिविंग ना। ये तो हो गया किसका? एलिफेंटियासिस का हो गया। अगला पढ़ते हैं, ये भी किसका? ये भी किसका है? एलिफेंटियासिस का है। ठीक है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, बाकी क्या है? सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइलेरिया के बारे में। पैरासाइट यूजुअली फाउंड इन द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ द लोअर लिम्स। सही, सही ना? अरे स्टेटमेंट में सही है। अगला पढ़ते हैं, पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू द हेल्दी पर्सन बाय द बाइट ऑफ द फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। सही। अरे बोलो। वाउचेरिया वाइनक्राफ्टाई मलेरिया आर रिस्पांसिबल फॉर द डिजीज। सही। एग ऑफ द पैरासाइट इन्फेक्टेड पर्सन कंटेमिनेट द। सही ना? नहीं सॉरी गलत है, ये तो उसके लिए है, स्कैरिसिस के लिए। अगला, पैरासाइट्स आल्सो अफेक्ट द जेनिटल ऑर्गन। सही। सिम्टम्स बताइए। ये तो हो गया किसके लिए? स्कैरिस के लिए। तो कितने हो गए? 1 2 सॉरी कितने इनकरेक्ट? 1 और 2। ठीक है, चलिए यहां बीमारी खत्म होती है। कौन सी? बैक्टीरियल खत्म हो गई, वायरल खत्म हो गया, इसके बाद फिर प्रोटोजोवन से खत्म हो गया, और इसके बाद फिर ये स्कैरिस यानी हेलमिंथेस से स्कैरिस वाला और वाउचेरिया वाला। ठीक है, इसके बाद जो है नेक्स्ट जो आपके पास है वो है नेक्स्ट बीमारी, नाम देख लेते हैं कौन सी है? फंगल डिजीज। फंगल डिजीज, फंजाई से होने वाली डिजीज। अच्छा, फंजाई कोई किंगडम मुझे बताया, कौन सा किंगडम में आता है फंजाई? किंगडम ही है। नेक्स्ट किंगडम, कितने किंगडम है टोटल? आर एच छोटे के अकॉर्डिंग 5। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा,
फंजाई, प्लांटियन, एनिमेलिया। अब पढ़ने जा रहे हैं हम फंजाई से होने वाली बीमारी। सबसे कॉमन है, पढ़ते हैं, सबको हुआ होगा कभी न कभी। जिसको डैंड्रफ है लगभग सबको हुआ होगा, ठीक है। मैनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जनरा, आपको अंडरलाइन करना है जनरा। जनरा मतलब जीनस, जीनस, जनरा, जीनस। कौन सा कह रहे हैं कि माइक्रोस्पोरम पहला जनरा हो गया, दूसरा ट्राइकोफाइटॉन, तीसरा इपीडर्मोफाइटॉन। ये 3 जनरा है फंजाई के और रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिंग वर्म। कौन सी बीमारी हुई? रिंग वर्म। किसको किसको हुई है? खाद, खुजली। अरे खुजली उजली हुई है कभी जिंदगी में? हाँ, तो सफाई रखा करो थोड़ा सा अगर हुई है तब, ठीक है। और अपना चावल किसी को देना नहीं। रिंग वर्म, खाज खुजली जिसे कहते हैं ना। यहाँ पर आपने प्रचार देखा होगा कभी? अरे टीवी प्रचार देखा होगा ना? नहीं देखा? अच्छी बात है, ना देखो तुम। कह रहे हैं रिंग वर्म व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन द मैन। तो रिंग वर्म किससे होता है? बोलो भाई। फंजाई से होता है। कौन से फंजाई? कह रहे 3 जनरा के फंजाई हैं। सबसे पहले आपके पास है माइक्रोस्पोरम, दूसरा है ट्राइकोफाइटॉन, तीसरा है इपीडर्मोफाइटॉन। तो ये आपको याद रखना है, ये कोई एक फंजाई नहीं बल्कि क्या है, पूरा पूरा एक जनरा है, जीनस है। इसे आप अंडरलाइन करें। बीमारी का नाम क्या है? रिंग वर्म, ठीक है। देखा होगा किसी किसी को पूरा पूरा ऐसा गोल गोल बन जाता है स्किन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट, सिम्टम्स क्या है? भैया को हुआ है। सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले सिम्टम्स कह रहे हैं कि अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्केली लेजन ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन पर सबसे कॉमन है, नेल और स्कल्प पे होता है। स्कल्प जैसे हमने कहा ना, डैंड्रफ आपको हो गया है। किसी किसी को डैंड्रफ बहुत खतरनाक तरीके से होता है, पूरा पूरा लगता है कि इनके ऊपर पूरा चकत्ता बन चुका है, ठीक है। तो ये हो गया स्किन, नेल एंड द स्कल्प, ठीक है। इसके ऊपर क्या बन जाता है? ड्राई एंड द स्केली लेजन बन जाता है। आर द मेन सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो रिंग वर्म का जो सिम्टम्स आता है, सबसे कॉमन जो सिम्टम्स है वो ड्राई एंड द स्केली लेजन बन जाएगा ऑन द स्किन, नेल एंड द स्कल्प, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। दीज लेजन्स आर एक्सप्लेन्ड बाय द इंटेंस ईचिंग। अगर किसी को हुआ है, भाई तुम्हें हुआ था ना, खुजली होती है, हाँ बहुत खतरनाक खुजली होती है। कह रहे हैं कि इंटेंस क्या होगी? ईचिंग होगी। इसके अलावा अभी भी हुआ है, ऐसा ना कहो यार। अगला, मॉइस्ट एंड द हीट एंड द मॉइस्ट हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो व्हिच मेक इन देम थ्राइव। देखो बात समझो मेरी बात। अगर मैं आपको सिम्टम पूछूं, देखो भाई बात ना करो, मैं कह रहा हूं रिंग वर्म का सिम्टम्स क्या है बताइए। क्या लिखा हुआ है? ड्राई एंड द स्केली लेजन। कहां पर हो सकता है? स्किन पर, नेल पर और स्कल्प पर हो सकता है। जब अगर किसी को इस टाइप का कुछ हुआ है, उसे क्या होता है? उसमें बहुत खतरनाक टाइप की ईचिंग होती रहती है, खुजली होती रहती है। जिसको हुआ रहता है वो हमेशा खुजलाता ही रहता है, इधर उधर करता रहता है ना। ये हो गया। इसके बाद कह रहे हैं जो फंजाई होते हैं, इसके ग्रो करने के सबसे फेवरेट जो सीजन है वो क्या है? लिखा है हीट एंड द मॉइस्चर। ये खासकर बरसात सीजन में। बरसात सीजन मतलब वो जब में हल्की से क्या होती है, उमस भी होती है और बरसात भी होती रहती है। तो आप मान लो कहीं बाहर गए, उमस बहुत तेज है, पसीना पसीना आप हो गए हैं, घर में आए, थोड़ा सा क्या हो गया, ठंडा मिला, फिर बाहर गए, भीग गए आप। होता क्या है, आपके कपड़े भीग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपके बॉडी के अंदर हीट भी निकलती रहती है, मॉइस्चर भी रहता है, तो वहां पर फंजाई ग्रो करने के चांसेस क्या होते हैं? सबसे ज्यादा होते हैं। तो हीट एंड द मॉइस्चर हेल्प दीज फंजाई टू ग्रो व्हिच मेक देम थ्राइव। स्किन फोल्ड सच एज दोज इन द गोरोइन आर द बिटवीन द टो। तो कह रहे हैं कि ये स्किन में सबसे कॉमन होता है। और सबसे कॉमन कब होगा? जब हीट और क्या होगा, मॉइस्चर मिलता रहेगा तब। भैया को देखो हुआ है, ये सर को अपने ऊपर किए हैं, यहाँ पर हुआ है इन्हें ना, दिख रहा है आपको इसे ड्राई पार्ट, ये व्हाइट वाला पार्ट दिख रहा है ना, अरे इतना पार्ट दिख रहा है आपको, ये ड्राई एंड द स्केली लेजन्स। यहाँ पर हल्को आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा होगा। रेडनेस जब आप ईचिंग होती है, अगर आपने खुजला दिया है तो यहाँ पर क्या होगा, बहुत तेज से रेडनेस भी आ जाती है। इसके अलावा मेन इसका कारण यह है कि आपको फंजाई ग्रो वहां पर करता है जहां पर हीट भी मिल जाए और क्या मिल जाए, मॉइस्चर, वहां पर ये आसानी से ग्रो कर जाते हैं।
अब कैसे बचा सकता है इनसे? कह रहे हैं कि रिंगवर्म आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल्स। कहां से मिलता है ये? सॉइल से। आर बाय यूजिंग द टॉवल्स। इसलिए अगर रोम पार्टनर कोई है तो अपना अपना टॉवल यूज किया करो, किसी दूसरे का यूज किया करो। अगर मान लो उसे रिंगवर्म हुआ है तो तुम भी ले लोगे रिंगवर्म, या अगर तुम्हें हुआ है तो घर वाले भी उसे इस्तेमाल ना करें। होता है अगर ज्वाइंट फैमिली है तो एक ही टॉवल होता है, उसमें सब लोग यूज करते हैं ना। एक लोग नहा के निकले हैं बाहर, टांगे भी सूखा ही नहीं है, भीगा हुआ, दूसरे लेके चले गए। होता क्या, अगर खाद खुजली हुई है किसी एक घर में तो लगभग सबको बांट देते हैं ना। उसका कारण यही है कि अगर वो इस्तेमाल करेंगे टॉवल तो एक लोग से दूसरे लोग तक आराम से वो फैल सकता है। और दूसरा क्या है? क्लॉथ, कपड़े से भी हो सकता है। नेक्स्ट, और इवन द कॉम्ब ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। देखो यहाँ पर एकदम कॉमन सी बातें हैं। अगर किसी को डैंड्रफ है तो प्लीज वो अपना कंघा इस्तेमाल किया करे। जिसको होता है डैंड्रफ ना, वो अपना कंघा रखता ही नहीं है, वो पार्टनर का इस्तेमाल करता है, तो पार्टनर को वो देता रहता है। तो बात ये है, अगर आप कुछ चीजें बचा के रखोगे उससे क्या होगा, आपको बीमारी नहीं होगी। तो खास कर देखिए, कह रहे हैं जो रिंगवर्म होता है वो सॉइल से होता है। इसके अलावा टॉवल्स, क्लॉथ एंड द कॉम्ब, ठीक है। इसलिए मोस्ट ऑफ केस में देखा गया है कि भैया अपना अपना कंघा अलग से रखा करो, ताकि अगर तुम्हें क्या है, अगर तुम्हें रिंगवर्म है या फंजाई से कोई भी बीमारी है तो दूसरे पर्सन तक वो ना फैल पाए, ठीक है। इतना आसानी सी बात है और कुछ करना नहीं इसमें। नेक्स्ट बीमारी पढ़ लेते हैं कौन सी है। चलो क्वेश्चंस लगाओ, फिर बीमारी आगे पढ़ते हैं। दिख रहा है पीछे से भैया? दिख रहा है ना? तो पढ़ कर सुनाओ क्या लिखा हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना आपको। चलो पढ़ो, कौन कौन सी फंजाई है? पढ़िए भाई पढ़िए, बढ़िया। दिख रहा है इसका मतलब तुम्हें, सही है? Many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyta, Epidermophyta are responsible for the ringworm in the man. सही तो है? हाँ? अच्छा, कह रहे कि अरे दोनों में होगा भैया। हाँ ठीक है, वो सही बात है। क्या रिंगवर्म मतलब जेंडर देख के आएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ह्यूमन लिखना चाहिए था, वो नहीं लिख पाए, कोई बात नहीं है। अगला, रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम द सॉइल्स बाय यूजिंग द टॉयल, क्लॉथ और इवन द कॉम्ब इन्फेक्टेड पर्सन। ये बीमारी सबसे कॉमन हॉस्टल में ही होती है। हॉस्टल में जो पार्टनर होते हैं उसमें कोई एक पार्टनर ऐसा जरूर होता है जिसको शौक तो बहुत होती है कपड़े पहनने की, लेकिन खरीदने का शौक नहीं होता। वो पार्टनर देखता रहता कब वो नया लेके आएगा टी शर्ट और हम पहन के निकल जाएंगे। तो जो लेके आता है वो गुस्सा बहुत करता है ना, यार हम अभी लेके आए, पहने नहीं, नया नया है, वो पहन के घूम आए, अब क्या होगा जब हम पहन के जाएंगे दूसरे लोग कहेंगे वो उसका पहन टहल रहा है। ये कॉमन सी बातें होती हैं हॉस्टल लाइफ में। अगला, डिजीज। देखो भाई नेक्स्ट पढ़ो। डिजीज सच एज द मलेरिया एंड द फाइलेरिसिस आर ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर। सही है ना? अरे सही है। अरे भाई मलेरिया भी तो मॉस्किटो से फैलता है। अगला, फाइलेरिसिस भी मॉस्किटो से। तो ये भी क्या स्टेटमेंट सही है, ठीक है। क्या पूछा गया था? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा था मैं। अगला, एडीज मॉस्किटो एक्ट एज द वेक्टर फॉर द डिजीज लाइक द डेंगू एंड चिकनगुनिया। सही है, ये भी आपने पढ़ा था, एडीज। नेक्स्ट, यूज ऑफ द वैक्सीन्स एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कंप्लीटली एरिकेट अ डेडली डिजीज लाइक द स्मॉल पॉक्स फ्रॉम द इंडिया। हाँ सही है, वैक्सीनेशन से स्मॉल पॉक्स क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अगला, डिजीज लाइक द पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड द टिटनेस हैव बीन कंट्रोल्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ द वैक्सीन। सही बात है, ये भी क्या है आपका सही है। तो गलत कौन सा है? कोई नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ये सारे हाँ सबकी भी वैक्सीन करें और का हाँ होती है वैक्सीन आई है, ठीक है। ये हो गए बीमारी। नेक्स्ट पढ़े चलिए अगला। अब ये है भैया, इतनी बीमारी पढ़ ली है आपने, कैसे ट्रांसमिशन होता है। अब बात है कि बचाव कैसे किया जाए, यानी कि किसी भी बीमारी को फैलने से कैसे रोका जा सकता है।
तो करना क्या है, आपको साफ सफाई रखनी है। पहली बात तो कहाँ कहाँ, पर्सनल और साथ साथ में पब्लिक हाइजीन भी रखना है। अगर चाहते हो कि बीमारी जो इन्फेक्शियस डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ना फैल पाए, तब मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड द, मैंने कई बार बोला था आपसे, इस चैप्टर में मेनली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द पर्सनल एंड द पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल ऑफ द मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। करें, इन्फेक्शियस डिजीज को रोकने के लिए पर्सनल हाइजीन के साथ साथ में पब्लिक हाइजीन भी होना जरूरी है। हाइजीन का मतलब क्या होता है, सबको पता है, साफ सफाई होनी चाहिए ना। पहले क्या है देख लेते हैं कि पर्सनल हाइजीन में क्या क्या आता है और दूसरा पब्लिक हाइजीन में क्या क्या आता है। मेजर फॉर द पर्सनल हाइजीन इंक्लूड, सबसे पहली बात क्या है, कीपिंग द बॉडी क्लीन। अगर आपको पर्सनल साफ सफाई रखनी है तो नहाना धुलना पड़ेगा डेली। हो सकता है कभी कभी 2 बार भी नहाना धुलना पड़ जाए, लेकिन आपको नहाना पड़ेगा। तो कीपिंग द बॉडी क्लीन पहला हो गया ये पर्सनल हाइजीन में। दूसरा क्या है, कंजम्पशन, जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो वो सब क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ द क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल एंड द फ्रूट, यानी जो भी आप पी रहे हो, जो भी आप खा रहे हो, कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। ये सब किस में आता है, पर्सनल हाइजीन में आता है। तो पहली बात तो बॉडी को साफ सफाई रखो, ये आपके पर्सनल हाइजीन की बात हो जाएगी। दूसरी बात, जो भी आप पियोगे, जो भी आप खाओगे, उसे आप क्लीन करके ही खाओ या पियो, तो किस में आएगा, वो पर्सनल हाइजीन में आएगा, जिससे कि आप बहुत सारी इंफेक्शियस डिजीज से बच जाओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, पब्लिक हाइजीन है। इसमें क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पब्लिक हाइजीन में कि जो भी आप वेस्ट या एक्सक्रीटा फेंक रहे हो उसे आप प्रॉपर जगह में फेंको जहां पर उसकी जगह होती है। तो प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड द एक्सक्रीटा, ऐसा नहीं पन्नी में भर के नदी किनारे फेंक दो। जनरली ऐसा ही होता है, हम लोग कूड़ा लेके निकलते हैं साइकिल पर या जिससे भी होते हैं, नदी देखते हैं उसमें पन्नी बांध के घुमा के फेंक देते हैं। कहाँ गया सारा कूड़ा, नदी के अंदर। देखा होगा, इसलिए जितने भी, अगर आप लखनऊ में ही आप जाओगे तो गोमती किनारे जहाँ पर ब्रिज बने होंगे वहां पर बड़े बड़े वो लगे होते हैं, बैग अरे रोकने के लिए जाल लगे होते हैं, ताकि कोई गंदगी, दो चीज है रोकने का। एक तो बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, डायरेक्ट गोमती में कूद जाते हैं पुल से ना, एक तो वो लोग नहीं जाएंगे। अब किसी को अगर मरना ही है तो कहीं भी जाकर कूद सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पर्सनल पुल से ना कूदे। दूसरी बात, खास कर ये कि घर से लोग पन्नी बांध के लेके आते, जा रहे हैं ऑफिस, और घर का जितना भी कूड़ा होता है वो पन्नी बांध लेके आएंगे, आराम से पुल पे रोकेंगे और ऐसे ड्रॉप कर देंगे पानी के अंदर। इससे क्या होगा, एक तो कूड़ा जो था उसे जहां फेंकना था आपने वहां नहीं फेंका, दूसरी बात आपने पानी में फेंक करके पानी को गंदा कर दिया। इसीलिए मेन बात तो ये है कि आप पोल्यूशन काज कर रहे हो और दो जगह काज कर रहे हो ना। तो जहां पर अगर पब्लिक आप हाइजीन चाहते हो कि साफ सफाई आपके आसपास रहे, वैसे भी किसको नहीं पसंद है साफ सफाई, सबको पसंद है ना। जैसे मान लो कि आप किसी बस में जा रहे हो, बहुत भीड़ है, बहुत गंदगी है, तो आप सरकार को 2 बात सुनाते रहते हो कि बहुत गंदी बस रखी है ना, साफ सफाई नहीं करवाते। लेकिन बात यह है कि वो सरकारी गलती नहीं है, वो जो बस जब सुबह सुबह डिपो से निकली थी तब साफ सफाई निकली थी। अब दिन भर वो चल रही है तो जिम्मेदारी किसकी है, मूंगफली। आप अब ने देखा होगा, अगर आप लखनऊ से घर जाते हो तो आप भी 2 पैकेट मूंगफली खरीद लेते हो, ताकि रास्ते में एंजॉय होता रहेगा। मूंगफली का जो छिकला होता है वो हम खाते हैं, मूंगफली अंदर, छिकला सीट के नीचे होता रहता है ना। तो गंदगी कौन कर रहा है, गंदगी हम ही लोग तो कर रहे हैं ना। तो गंदगी हमें नहीं करना, तभी तो क्या होगा, साफ सफाई होगी। तो सबसे पहले जो जिम्मेदारी है वो हमारी है कि हम गंदगी ना फैलाएं, और अगर गंदगी फैला रहे हैं तो भैया मान लो कि हम गंदगी फैला रहे हैं और नहीं करना चाहिए, ऐसी बात गलत बात है। तो पब्लिक हाइजीन की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड द एक्सक्रीटा। अब अपने देश में सबसे साफ सफाई वाली सिटी कौन सी है, इंदौर ना। वहां मैंने देखा सफाई का माहौल क्या होता है, मैंने देखा है वहां पर ना, मेरे साथ कांड हो गया था इसलिए मैंने देखा था। तो बात ये है वहां पर साफ सफाई बहुत ज्यादा क्लीन है, और रोड भी क्या है, मतलब हर एक चीज के रोड भी अलग अलग है, किस रूट से बस जाएगी, किस रूट से कोई दूसरा जाएगा, ये भी रोड क्या है, अलग है। बहुत सारी चौड़ी रोड है, एकदम क्लीन है, गंदगी आपको दिखेगी ही नहीं। और हमारे यहाँ तो गंदगी बहुत सारी है ना। आप मेन रोड को छोड़ दो जहाँ पे साफ सफाई होती है, गली में चले जाओ, आप नरे चले जाओ, हाँ घूम लो आप, आपको दीजिए कितनी सफाई है। तो प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए वेस्ट एंड एक्सक्रीटा का। इसके साथ में पीरियोडिक क्लीनिंग एंड द डिसइंफेक्शन ऑफ द वाटर रिजर्वॉयर। इसके अलावा पूल, सिस पूल एंड द टैंक। देखो आपने देखा होगा कि अगर आप किसी कॉलोनी में रहते हो या जैसे मान लो आप नरही में ही रहते हो,
तो महीने में 2 महीने में हफ्ते में एक बड़ी सी गाड़ी आती है धुएं वाली, नहीं आती, मच्छर भगाने रोज आती है। अगर रोज आ रही है मतलब तुम्हारा जो वो है नगर निगम वाला तुम्हारा एरिया सही है वो, ठीक है। वो बड़ा सा गाड़ी लेके आते हैं मच्छर मारने के लिए, धुआं फेंकते रहते हैं ना। वो क्या कह रहे होते हैं कि जहां जहाँ पानी इकट्ठा होता है उसके अंदर जो मच्छर होते हैं उसे मार रहे होते हैं, ताकि क्या हो जाए, मच्छर से होने वाली जो बीमारी, जो मच्छर से फैलने वाली बीमारी है वो फैले ना। क्योंकि सीजन आ चुका है सितंबर अक्टूबर, और इस वक्त जो सीजन चलेगा सितंबर अक्टूबर नवंबर का, इसमें एक बीमारी बहुत फास्ट होती है, अब आपको पता है, डेंगू हो गया, चिकनगोनिया हो गया, इसके अलावा टाइफाइड हो गया। अगर इस टाइप की बीमारी है तो आप समझ सकते हो कि आपको कितना लॉस होने वाला है। इसलिए सरकार चाहती है कि पब्लिक हाइजीन में क्या होता रहे, लगातार क्लीनिंग होती रहे, साथ साथ में उसका डिसइंफेक्शन भी होता रहे किसी का जहां पर पानी जमा होता है। आपके पास तो पूल होगा नहीं, लेकिन हाँ आसपास घर के नाले तो जरूर होगा ना जहाँ पे पानी जमा होता रहता है। तो वाटर रिजर्वायर हो गया, पूल हो गया, सिसपूल हो गया, एंड द टैंक, एंड द ऑब्जर्विंग द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ द हाइजीन इन द पब्लिक कैटरिंग। अगर मान लो कोई कैटरिंग का काम कर रहा है, खाना पीना किसी शादी ब्याह में दे रहा है, तो वो भी क्या हो रहा है, साफ सफाई रखे, नहीं पता चले कि क्या है खुद टाइफाइड का मरीज है और जितने रिश्तेदार आए थे बाराती सहित सब क्या हो चुके हैं, बीमार हो चुके हैं। आपने सुना होगा कि बारात आई थी, बाराती क्या है, सब हॉस्पिटल में भर्ती हैं, होता है ऐसे बहुत सारी में। तो क्या होना चाहिए, अगर वो पब्लिक में आता है तो पब्लिक जो कैटरिंग है उसके अंदर भी क्या होती है, साफ सफाई होनी चाहिए। तो बात है कि बीमारी को रोकने के लिए सबसे पहली बात यह है कि अगर पर्सनल हाइजीन रखना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको बॉडी क्लीन रखनी पड़ेगी अपनी। उसके अलावा जो भी आप पी रहे हो वो भी क्लीन होना चाहिए, जो भी आप खा रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। अगली बात पब्लिक हाइजीन में क्या आता है, पहला आपके पास है क्या, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड द वाटर होना चाहिए। इसके अलावा क्लीनिंग होनी चाहिए और डिसइंफेक्शन होना चाहिए जहां पर पानी जमा होता है वहां पर, और पब्लिक जो कैटरिंग होती है वहां पर भी क्या रहनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आप लोग पूरी खाते हो, वो भी तो एक हिसाब से देखा जाए तो पब्लिक कैटरिंग ही तो है। तो अगर पूरी वाले भैया हैं तो साफ पानी भी दे और साफ पानी से आटा भी गूंदे ताकि आप तक कोई बीमारी ना पहुंच पाए। जो छोले उबाल रहे जिस पानी में वो भी साफ सफाई होना चाहिए, नहीं पता चले कि बगल में टोटी लगी होती है नाले किनारे वाले, वहीं से पानी भर रहे होते हैं और आप वो पिला रहे होते हैं। ठीक है, ये बात होती है। अगला, these measures are practically essential where the infectious agents are transmitted through the food and the water such as, जहां पर फूड और वाटर से बीमारियां फैलती हैं उसमें इस टाइप की मेजर जरूरी है, यानी पब्लिक और पर्सनल हाइजीन जरूरी होता है। जैसे कि टाइफाइड भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैलता है किसके थ्रू, वाटर और फूड के थ्रू। अगला, अमीबियासिस, ये भी कंटामिनेशन वाटर और फूड के थ्रू फैलता है। इसके अलावा स्कैरियोसिस भी वाटर और फूड के थ्रू ही फैलता है। तो जहां जहां पर इन्फेक्शियस एजेंट जो होते हैं वो वाटर या फूड के थ्रू फैलते हैं वहां पर पर्सनल के साथ साथ में पब्लिक हाइजीन होना जरूरी। ठीक है, इतनी बातें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ द एयर बॉर्न डिजीजेस, जो हवा से फैलती हैं, जैसे मैंने मालूम मुझे जुकाम हुआ है, मैं छींकूंगा अभी तो कहां जाएगा सारा इन्फेक्शन पार्टिकल, हवा में जाएगा, और आप इसी में बैठे हुए हैं, हो सकता है आप तक पहुंच जाए। तो कह रहे हैं कि इन केस ऑफ द एयर बॉर्न डिजीज, जो एयर बॉर्न डिजीज होती है जैसे कि कौन सी, निमोनिया, इसके अलावा कॉमन कोल्ड, जो मीजर आपने ऊपर पढ़े हैं उसके अलावा इन एडिशन टू द अबव मीजर्स close contact with the infected persons or their belongings should be avoided। मतलब ये है कहने का कि एयर बॉर्न डिजीज जो होती है जैसे कि निमोनिया हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, इनमें आपको साफ सफाई तो रखनी ही है। साथ साथ में साफ सफाई रखने के साथ साथ में जिसको भी वो बीमारी हुई है, निमोनिया हुआ है, कॉमन कोल्ड हुआ है, उससे थोड़ा सा दूरी बनाकर भी रखो, जैसे कि आज मुझसे। ठीक है, अरे है या नहीं है, आप समझ सकते हो। वही लिखा इन एडिशन टू द एबव मीजर, एबव मीजर मतलब पर्सनल के साथ साथ में पब्लिक हाइजीन के साथ साथ में क्या रखना है आपको, क्लोज कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्संस और देयर बिलोंगिंग्स शुड बी अवॉइडेड। इसके अलावा तो आज कोई डाउट नहीं पूछेगा। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। फॉर द डिजीज सच एज द मलेरिया एंड द फाइलेरियोसिस, बताओ किससे फैलता है ये, किससे फैलता है, मॉस्किटो से। अरे किससे फैलता है मतलब मॉस्किटो से। दैट आर द ट्रांसमिटेड थ्रू द इंसेक्ट वेक्टर्स,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेजर इट टू कंट्रोल आर एलिमिनेट द वेक्टर एंड देयर ब्रीडिंग प्लेस। क्वेश्चन बन जाएगा, आप सही लगा नहीं पाओगे। यहां से क्या कह रहा है, अगर मान ले कोई बीमारी है जो मच्छर से फैलती है, तो उस बीमारी को रोकथाम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो वेक्टर है उसको क्या करना है आपको, उस वेक्टर को एलिमिनेट कर देना है, या तो उसके ब्रीडिंग प्लेस जहां पर वो अंडे देते हैं, जहां पर वो अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, उस प्लेस को क्या करना है, हटा देना है। तो जैसे आपसे पूछा जाए कि अगर मलेरिया और फाइलेरियोसिस से किसी को बचना है तो बताओ क्या क्या मीजर, मतलब क्या क्या उपाय हैं जो आप कर सकते हो। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उपाय जो ये है कि क्या करना है, इंसेक्ट वेक्टर के क्या करना है, वेक्टर को ब्रीडिंग प्लेस को ही पूरा क्या करना है, उसे हटा देना है। तो अंडरलाइन करिए आप, मलेरिया एंड द फाइलेरियोसिस transmitted through the insect vector, the most important measure is control and eliminate the vector and their breeding places। मच्छर कहाँ पनपते हैं, जहां पानी क्या रहे, इकट्ठा होता है। पानी आप इकट्ठा ना होने दीजिए तो मच्छर का नंबर नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। इसका मतलब गंदी जगह जहां पर है वो आप ना करिए, साफ सफाई रखिए, तो मच्छर खुद ब खुद क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। आजकल मच्छर बहुत बढ़ चुके हैं, क्या है, साफ सफाई आपके पास है ही नहीं। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या करना है आपको, दिस कैन बी अचीव बाई, अगर आपको मच्छर यानी कि वेक्टर का ब्रीडिंग प्लेस हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, दिस कैन बी अचीव बाई द अवॉइडिंग द स्टेग्नेशन ऑफ द वाटर, अपने आसपास पानी को रुकने ना दीजिए, एंड इन एंड अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, जहां पर आप रहते हो। इसके अलावा अगर आपके पास कूलर है, रेगुलर क्लीनिंग ऑफ द हाउस होल्ड कूलर, अगर आपके पास कूलर है तो कूलर में पानी भर के आप छोड़ देते हो, उसमें पानी ना हो, प्लस साफ सफाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा यूज ऑफ द मॉस्किटो नेट, कुछ और नहीं है बल्कि ये क्या है, इंक्लूडिंग, इसके अलावा इंट्रोड्यूसिंग द फिशेस लाइक द गंबूसिया, अंडरलाइन करो, इन द पॉन्ड दैट फीड ऑन द मॉस्किटो, करेक्ट, कौन सी फिश डाल दो आप, गंबूसिया, जो करता क्या है, मच्छर के लार्वा को खा लेता है। स्प्रेइंग ऑफ द इंसेक्टिसाइड्स इन द डिश ड्रेनेज एरिया एंड द स्वैम। देखो, अगर कोई भी बीमारी जो मच्छर से फैल रही है उसका सबसे इंपॉर्टेंट उपाय है उसे बचने के लिए कि मच्छर जहां पे पनपते हैं उसकी ब्रीडिंग प्लेस क्या कर दो, हटा दो। अगर ये कर पाओगे तो सबसे अच्छी चीज है, नहीं कर पाओगे तो कुछ और चीजें हैं, अपने आसपास पानी को जमा ना होने दो। ये आपके लिए, देखो ये आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, साथ साथ में कॉमन से जनरल सी बातें हैं जो आपके आसपास होती रहती हैं। इसके अलावा ये है, अगर आपके पास कूलर है तो कूलर की भी साफ सफाई रखो, नहीं मच्छर वहां पनप जाएंगे। इसके अलावा मच्छरदानी का इस्तेमाल करो, या रूम में अगर खिड़की रुड़की लगी हुई है तो उसके ऊपर भी क्या लगा दो आप, मच्छर वाला नेट लगा दो, ताकि बाहर से मच्छर अंदर ना आने पाए। और ये होता नहीं है, पता है तुम हॉस्टल में रहते हो। इसके अलावा अगर पॉन्ड से आ रहा है मच्छर तो उसमें क्या डाल दो, गंबूसिया फिश, ताकि वो क्या करे, मॉस्किटो के लार्वा को खा जाएगा। जब लार्वा ही मर जाएगा तो आगे मच्छर नहीं पनपेंगे। इतना क्लियर हो गया। इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड डाल दीजिए ताकि क्या हो जाए, मच्छर परमानेंट क्या हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए पूरी तरीके से। नेक्स्ट आगे, इसके अलावा इन एडिशन, इसके अलावा डोर एंड विंडो शुड बी प्रोवाइडेड विद द वायर मेश टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द मॉस्किटो। आपने देखा होगा कि डोर पर और क्या कहते हैं कि विंडो के ऊपर क्या लगे होते हैं, नेट, वो जो पतली जाली आती है ना, मच्छर वाली जो जाली आती है पतली पतली लोहे की, कुछ लोग के यहाँ लगी होती है ना, बहुत छोटी छोटी, ताकि बाहर से मच्छर अंदर ना आने पाए। कुछ लोग थोड़ा और एडवांस हो जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाते हैं जो चिट चिट करती रहती है, मच्छर, अरे देखा होगा आपने रेस्टोरेंट के अंदर जो मच्छर होते हैं ना, अगर वो टकरा रहे हैं, मच्छी टकरा रही है तो क्या होती है वो, अरे बेचारे वो चिटकते रहते हैं ना, वो होता रहता है। इसके अलावा भाई देखो, इसके अलावा एकदम हल्के चीजें पढ़ लो, बस खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इसलिए मैं भी इसे पढ़ा रहा हूँ। सच प्रिकॉशंस हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ द रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंस ऑफ द वेक्टर बॉर्न, कौन सा, एडीज मॉस्किटो डिजीज लाइक द डेंगू एंड द चिकनगुनिया इन द मेनी पार्ट ऑफ द इंडिया। कह रहे हैं कि ये भी किससे होता है, देखो देखो भाई इधर देखो, डेंगू एंड चिकनगुनिया किससे हो रहा है, अरे होता नहीं, होता वायरस से है, फैलता किससे है,
एडीज मॉस्किटो के काटने से फैलता है ना। कह रहे अगर ये बीमारी आपको हो जाएगी तो आप बहुत तकलीफ में आ जाओगे, इसलिए क्या कर रहे हो, मच्छर को आप दूर भगाओ, अपने आप से दूर भगाओ। कैसे भगा सकते हो वो आपकी जिम्मेदारी है। जनरल से सबसे आसान ओडोमॉस नहीं, कुछ नहीं, गलत बात है, केमिकल इस्तेमाल ना करो। सबसे कॉमन बात है मच्छरदानी की इस्तेमाल करो, मच्छरदानी लगाओ, आराम से तान के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन कितने लोग हैं जो उसमें मच्छरदानी सो जाते हैं? बहुत लोग होते हैं जो मच्छरदानी लगाने पर सो नहीं पाते हैं ना, कहते हैं सांस करें गर्मी लगती है। लग रहा है तो हमेशा एसी में रहे हो। ऐसे हाँ ये सही है, एसी चला कर मच्छरदानी लगा लो। अलग अलग हुआ सबका, ठीक है भाई। जिसके पास एसी हो तो चला के सोएगा, जिसके पास नहीं हो क्या करेगा, छत पे सोएगा। और जिसके पास छत ही नहीं हो क्या करेगा, वो जागता रहे। आगे पढ़ लेते। आज अजीब से माहौल बनाया तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं है, हल्की चीजें पढ़ते रहो ऐसे ही। करेंगे एडवांसमेंट मेड इन द बायोलॉजिकल साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मैनी इन्फेक्शियस डिजीज। आगे पढ़ते कौन कौन सा है, यूज ऑफ द वैक्सीन एंड द इम्यूनाइजेशन। और ये लाइन अभी क्वेश्चन आपको मिली थी, यूज ऑफ द वैक्सीन एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हैव अनेबल अस टू कंप्लीटली इरिटेट अ डेडली डिजीज कॉल्ड द स्मॉल पॉक्स। कितने लोग हैं जिसे स्मॉल पॉक्स हुआ है? अरे बस इतने लोग हैं। स्मॉल पॉक्स कह 2 बार हुआ है, 2 निकला था बस, तो बहुत कम। दोनों हुआ है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा दोनों। अरे नाम सुना होगा आपने, अब बहुत कम हो चुका है। हाँ वही चेचक, वही स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स नहीं, स्मॉल पॉक्स। अब मंकी पॉक्स आ चुका है ना। सब अपना क्या कर रहे हैं, सब अपना चेंज कर रहे हैं, बस तुम ही नहीं चेंज कर पा रहे हो। बस सब चेंज कर पा रहे हैं, सब चेंज हो रहे हैं, बस तुम ही चेंज नहीं हो रहे हो बस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स पहले, अरे मुझे हुई 2 बार हुई, एक बार छोटी मात्रा होती, बड़ी हुई। बड़ी वाली अभी भी दाग कहीं होगा, 1-2 है। ये हाँ यहाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, एक ये है बड़ी वाला, बहुत खतरनाक हुई थी, लेकिन बहुत कम हुई थी, बस 8 से 10 थे, लेकिन हाँ काम हो गया था उतने में। छोटी वाली जब निकली थी तो मैं छोटा था, जब छोटा अब बचपन में निकली थी यार, तब बता रहे ना, जब मैं छोटा था तब निकली थी। तो कंडीशन बता रहे थे, सो नहीं पा रहे थे, तो मम्मी क्या की, खटिया बिस्तर सब अलग कर दी थी, किनारे पड़े होते। गांव में क्या था पहले, कोई बात नहीं, दवा अब तो दवा अवेलेबल है, पहले उतना दवा इफेक्टिव नहीं थी कोई नहीं। और दवा पहले कोई अगर कहे दवा कर लो स्मॉल पॉक्स में, कहते थे नहीं नाराज हो जाएंगे और खतरनाक हो जाएगा ना। वो होता क्या था, आपको बस एक ही आयुर्वेदा इस्तेमाल करना, नीम की पत्ती जहां पर हो तोड़ के लेके आओ, उसी से नहाओ, उसी खाओ, उसी के ऊपर सो, सब कुछ उसी पे था। कॉमन सी चीज थी। नीम की पत्ती जो होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ठंडी होती है, थोड़ा सा आयुर्वेदिक उसमें नेचर होता है, इसलिए क्या करना है आपको उसी पर सोना, ताकि आपको ईचिंग ना हो। ईचिंग नहीं होगी, आराम से आप पड़े रहोगे, कुछ दिन बाद वायरल डिजीज से कुछ दिन बाद क्या खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। लेकिन पहले लोग अगर दवा के नाम सुनते कहते हैं नाराज हो जाएंगे माता जी, तो और खतरनाक हो जाएगा, आपकी डेथ भी हो सकती है। इसलिए सिंपल सा जहां पड़े रहो 15-20 दिन आराम से पड़े रहो तुम, ठीक है। लेकिन अब क्या है, वैक्सीनेशन अवेलेबल है, इम्यूनाइजेशन है, इसलिए क्या हो चुका है, ये पूरी तरीके से क्या हो चुकी है, अब लगभग खत्म हो चुकी है, बहुत कम सुनाई देती है। अगर किसी को हुआ भी होता है, लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, दवा लेते हैं, एंजॉय करते हैं आराम से, ठीक है। तो ये लाइन हम लाइन करिए, ये वाली वैक्सीन और इम्यूनाइजेशन से आज कह रहे हैं ये डेडली डिजीज थी, पहले बहुत ज्यादा डेथ होती थी इससे, अब क्या हो चुका है, ये पूरी तरीके से इरिटेट हो चुकी है, पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कुछ पूछना है? हाँ अब हाँ अलग रीजन था उसका। पहले बता तो रहे, पहले लोग डरते थे ना, मांस मच्छी मसाला सब छोड़ देते थे वो। चलो भाई अपना अपना मानना है, कुछ भी हो जाए। इसके अलावा देखो ये भी लाइन आपको मिली थी, देखो बात करो, लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज, बताओ कौन सी, पोलियो। अब मैं क्या पूछूं कि किसने किसने 2 खुराक पी है, 2 बूंद जिंदगी के लिए, पता नहीं, कह रहे मजा आती है। अरे लगभग सबने पी होगी, सबकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2000 के बाद ही वाली होगी ना। हाँ सबकी लगभग 2000 के बाद वाली ही होगी। मैंने भी पी है,
हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2000 के बाद में अपने देश में ना सबसे ज्यादा क्या, अरे मैंने पी तो हो सकता कहीं हमारे डैमेज होता। 2000 के बाद में अपने देश में बहुत ज्यादा ऐसा क्या कि प्रमोशन बहुत ज्यादा किया गया था ताकि हर एक लोग तक वैक्सीन पहुंच सके। 2 बूंद जिंदगी के लिए अमिताभ बच्चन उसी से बन गए, ठीक है। अरे उन्हीं से प्रचार करते थे 2 बूंद जिंदगी के लिए, अभी भी कर रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल से बहुत कम हो चुका है, लेकिन जिसकी आप गांव में या आसपास अपनी फैमिली में देखो, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ जो होगी वो 1990 से पहले वाली होगी, 1970, 75, 85, उसमें अगर गांव में आप देख लो तो गांव में लगभग 5 से 6 लोग ऐसे थे जिसको पोलियो हुई थी। पहले पोलियो केस बहुत आते थे, मेजर केस यही था। अरे मेरे फैमिली में खुद मेरे बड़े भाई हैं, उन्हें हुआ है, कुछ नहीं, बस सिंपल से बुखार आया, नहीं ले जा पाए, काम हो गया। एक पैर क्या होगा, थोड़ा सा हल्का सा, पूरा नहीं कंप्लीट नहीं हुआ, हल्का सा है, मतलब पता चलता है कि हाँ क्या है, पोलियो है। तो जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1990 की पहले है उन्हें बहुत ज्यादा चांसेस थे पोलियो होने के। उस वक्त वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी। अब क्या है, वैक्सीन अवेलेबल है, तुम नहीं जाओगे, हम घर आके पिलाएंगे। अरे आती है ना गांव में आशा बहू आती है पिलाने के लिए, कुछ लोग तो इतना मान ले हम जाएंगे नहीं, तुम खुद आओगे पिलाने के लिए, इसलिए अगर तुम जाओगे तो ठीक है, नहीं तो घर घर पिलाएंगे, बच्चे पकड़ पकड़ पिलाएंगे। तो ये क्या हो चुका है, हमारे देश से लगभग खत्म हो चुका है, हम पोलियो मुक्त हो चुके हैं पूरी तरीके से। अब बहुत रेयर केस में सुनाई देता है क्या हो चुका है कि किसी को पोलियो हुआ है, अगर होता भी है तो तुरंत, अगर घर वाले सही हैं तो जाते हैं डॉक्टर के पास, दिखाते हैं, वो कंडीशन लगभग सही कर लेते हैं वो वैक्सीनेशन करने से। तो हुआ क्या यहाँ पर, कनेक्ट बहुत सारी इन्फेक्शियस डिजीज है, जैसे पोलियो हुआ, डिप्थीरिया हुआ, निमोनिया, टिटनेस हैज बीन कंट्रोल अ लार्ज एक्सटेंट बाय द यूज ऑफ द वैक्सीन। आपने नाम, ये तो कॉमन बात है, टिटनेस ना, आप कहते हो भैया हुआ हो या ना हो, कहते किली लग गई है आपको, कोई भी ऐसा मतलब सामान है जो लोहे का है, कट गया है, तुरंत जाते हो क्या करते हो, इंजेक्शन खरीदते हो, लगवा लेते हो। वो इंजेक्शन क्या था, वैक्सीन थी, टेटनस की वैक्सीन थी, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। तो कहते हो भैया एक इंजेक्शन लगवा चुके हैं, अब कितना भी लोहा काटो टेंशन नहीं है, 6 महीने तक क्या है हम बचे हैं, 6 महीने बाद फिर लगवा लेंगे। ये सब क्या है, वैक्सीन है जो बहुत सारी बीमारी को आपको बचा रही है। और अभी एक जस्ट बीमारी गुजरी है आपके जिंदगी से सबने जो भी है उस वक्त वैक्सीन आई, अब जैसे भी कंडीशन में लगभग सबने लगवाया है अपनी जिंदगी से। कुछ लोग हैं जिसने नहीं लगवाए थे, मुझे पता है, कुछ लोग हैं जो दूसरे रास्ते से चले गए थे, हाँ उनके पास वो सर्टिफिकेट है कि हम भी वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन वो दूसरे रास्ते से बनवाए हैं। हमने 2 लगवा लिया, जिंदगी रहेगी, दोबारा मिल जाएंगे, देखा जाएगा क्या होगा ना। तो लगवाया है हमने, दोनों लगवाया है। बूस्टर डोज आते आते बहुत हो गया, अब जो भी होगा देखा जाएगा, अब खत्म हो चुका है, अब नहीं लगवाएंगे। तो दोनों लगवाए थे मैंने, बगल में ही लगवाया था दोनों जाकर के, लास्ट में लगवाया था, खत्म हो गई तब आगे क्या करें। वो कह रहे थे सर्टिफिकेट जरूरी है हर जगह, कहाँ जाओ, अब नहीं मिले तो उसको बनवा लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, तब उतना वो नहीं था, कोई बात नहीं। अब पढ़ते हैं बायोटेक्नोलॉजी, नाम सुना होगा आपने, बायोटेक्नोलॉजी। जो वैक्सीन बनी वो किसकी मदद से बनी, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तभी इतनी फास्ट बनी, इतनी जल्दी बनी, अच्छी बनी खराब बनी कुछ मतलब नहीं है, बनी तो। अगला बायोटेक्नोलॉजी अबाउट व्हिच यू विल लर्न इन द चैप्टर नंबर 12, इसी 12th क्लास में, is at the verge of the making the available the new and the safer vaccines। नई वैक्सीन बनाई जा रही है और सेफ वैक्सीन बनाई जा रही है विद द हेल्प ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। अगला, डिस्कवरी ऑफ द एंटीबायोटिक्स एंड द वेरियस अदर ड्रग्स have also enabled us to the effectively treat the infectious disease। करेक्ट, हमारे पास एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई, अलग अलग दवाओं की डिस्कवरी हुई, जिससे कि हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज से आज लड़ पा रहे हैं। सिंपल सी बात है, आपको कुछ भी हो जाता है, आप खुद ही डॉक्टर बन जाते हो, कहते हो ये वाली एंटीबायोटिक्स हमें दे दो, और आप आराम से एंटीबायोटिक खाते हो और मुस्कुरा करके आगे बढ़ते रहते हो ना। तो एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी होने से आपसे बहुत सारी बीमारी से आप बच चुके हो, बहुत सारी बीमारी से आप लड़ के सही हो चुके हो, ठीक है। यहां तक की थी बीमारी किसकी, डिजीज की, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सीरियसली लेते हैं। अभी तक आपने केवल सुना था, अब पढ़ते हैं हम इम्यूनिटी के बारे में। पढ़ लें इम्यूनिटी पढ़े ना पढ़े, आज नहीं पढ़ लें, शायद मेरे ख्याल से आप नहीं पढ़ना चाहिए।